स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकास लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने जितने भी चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं बेटा वो पढ़ लिया होगा एंड क्वेश्चन आंसर्स आपने लिखना शुरू कर दिया होगा। एंड जैसे कि मैं हर बार ही बोलती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन एंड मैं पक्का आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। एंड कभी कभी मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, तो अगर आप लोगों से अगर होमवर्क हो पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके टाइप करिए अपने होमवर्क को। मैं ज़रूर पढ़ूँगी। आप लोगों ने अगर अच्छा लिखा होगा तो मैं अप्रिशिएट करूँगी, और अगर कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी तो उसको भी करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चा इन माई लास्ट क्लास की मैं पोइट्री सेक्शन पहले कंप्लीट करूँगी। सो फ्लेमिंगो का हमने प्रो सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। फ्लेमिंगो की पोइट्री सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे एंड देन हम विस्तास पे जाएंगे। एंड विस्तास में आप लोगों की कोई पोएम्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोज है। और सो ये पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं राइटर के बारे में जैसे बताती हूँ कुछ चीज़ें, वो भी आपको बताती हूँ मैं। जॉन कीट्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। बेसिकली मुझे रोमांटिक पोइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, एस टी कॉलरिज हुए, पी शेली हुए। जॉन कीट्स भी वही एक प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं रोमांटिक एज के। मैंने शायद आप लोगों को बताया नहीं है बेटा, आज बताती हूँ कि रोमांटिक पोइट में एंड क्लासिस्ट पोइट में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। तो थोड़ा सा लंबा ये लेक्चर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं आप लोगों के नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाती हूँ। सो थोड़ा सा स्टिक टू मी, और बस जल्दी से कंप्लीट करूँगी एंड देन हम पोएम पर आएंगे। सो क्लासिस्ट पोएट वो होते हैं बेटा जब पहले के टाइम में बहुत, अभी भी लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन पहले के टाइम पे बहुत वॉर हुआ करते थे। जब एबोरिजिनल का टाइम था, जब आदि मानव काल था, उसके बाद लोगों का मेन मकसद हुआ करता था सर्वाइवल का, खाना है, पीना है और रहने का। फिर उन्होंने अपने बॉडी को कवर करने के लिए पत्ते वत्ते बनाना शुरू कर दिया एंड फिर वो लोग ग्रुप फॉर्म करने लगे, ट्राइब फॉर्म करने लगे और एक दूसरे में दुश्मनी हो गई एंड लड़ाई करना शुरू कर दिया। एंड जनरेशन टू जनरेशन फाइट होने लगे, वॉर होने लगा। बट हर एक एज में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जो फाइट को, वॉर को पसंद नहीं करता है। एंड मुझे बेसिकली लगता है कि जो राइटर्स होते हैं वो पीस मेकर होते हैं, पैसिफिस्ट होते हैं। सो उस टाइम के लोगों ने ये सोचा कि हमें लोगों को बताना चाहिए कि लड़ना, ये सारी चीज़ें भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में भी यही चीज़ लिखी गई है, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी स्क्रिप्चर हो, डजेंट मैटर, वो कुरान हो, बाइबल हो, तौरा हो एंड गीता हो। सो थिएटर्स करना लोगों ने शुरू किया एंड थिएटर्स के ज़रिए फोक लैंग्वेज में लोगों ने पिक्चराइज करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एंड प्रोमिनेंट थीम हुआ करता था उन थिएटर्स का, एंड क्या था वो, गुड वर्सेस एविल। एंड जैसे कि हर मूवी में होता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत, लोगों को समझाने की कोशिश की। कुछ टाइम बाद लोगों ने लिखना शुरू किया, उसको हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, एंड देन प्रिंटिंग मशीन आया एंड बुक्स प्रिंट होने लगे। सो जनरेशन टू जनरेशन, एज बाई एज एडवांस्ड हमारा एज होता गया। तो जो क्लासिस्ट पोइट थे वो ये बिलीव करते थे कि रिफॉर्म पीपल, रिफॉर्म द सोसाइटी, सो दैट कि जो चीज़ें बुरी हो रही हैं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ एज बाद, कुछ ऐसे भी सेक्शन के लोग आए जो ये बिलीव करते थे कि बिफोर रिफॉर्मिंग पीपल ट्राई टू रिफॉर्म योर सेल्फ। अगर मैं आपको बहुत सारे लंबे लंबे लेक्चर मार रही हूँ कि ये ह्यूमैनिटी, वो ह्यूमैनिटी, एंड ऑन द अदर हैंड मैं ही कुछ गलत काम कर रही हूँ, तो कुछ मतलब तो नहीं रह गया ना मेरी बातों का। सो अगर क्लासिस्ट पोइट्स हुआ करते थे जो सोसाइटी पे कम्प्लीटली फोकस्ड हुआ करता था, सो जो रोमांटिक पोइट्स होते थे वो विद द हेल्प ऑफ नेचर, क्योंकि नेचर इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, एंड हम नेचर के अंदर जब रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो हमें गॉड की प्रेजेंस फील कर होती है। सो नेचर के हेल्प से लोगों को सही रास्ता दिखाना, अपने आप को रिफॉर्म करना, ये रोमांटिक पोइट्स का काम हुआ करता था। जब आप रोमांटिक पोइट्रीज पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को जज करना शुरू कर देते हो कि आप वो जो नहीं मेजरमेंट के स्केल पे, ह्यूमैनिटी वाले स्केल पे आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, किस लेवल पे आप स्टैंड करते हो। सो क्लासिस्ट पोइट रिफॉर्म करते थे सोसाइटी को, एंड जो रोमांटिक पोइट्स थे, एक सिंपल सी थ्योरी
है तो बहुत लंबी बेटा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल आसान सी भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो क्लासिसिज्म है वो किस थ्योरी पे चलता है, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, एंड जो रोमांटिसिज्म है वो किस थ्योरी पे चलता है, खुद को रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अगर हम खुद बेहतर नहीं होंगे तो दूसरों को हम बेहतर नहीं बना सकते हैं। चलो, जॉन कीट्स जो थे वो भी रोमांटिक पोइट्स थे, एंड मोस्ट ऑफ द राइटर में एक सिमिलैरिटी होती है बच्चा, जब वो होते हैं तब उनके वर्क की अप्रिसिएशन नहीं होती है। जैसे कि जब शेक्सपियर, जो कि माना जाता है फादर ऑफ लिटरेचर, एक टाइम पे जब वो जिंदा थे तो लोग उनके वर्क को अप्रिशिएट नहीं करते थे, आफ्टर हिज डेथ लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। सिमिलरली जॉन कीट्स भी जब लिखा करते थे तो ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता था, बहुत सारे ऐसे वर्क उनके पब्लिश नहीं होते थे, क्योंकि उनको कोई पब्लिकेशन, कोई ऐसा कंपनी नहीं मिलता था, पब्लिशिंग कंपनी। लेकिन उनके मरने के बाद बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, एंड आज वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, एक होता है ना कि रोमांटिक पोइट्स में आते हैं, टॉप के लेवल के। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ उससे बिलोंग करते हैं रोमांटिक पोइट्स की, एंड अगर सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स की बात करें तो जॉन कीट्स से शुरुआत होती है। लोग उनके कहानियाँ, उनके पोइट्रीज़ पढ़ के लोग इंस्पायर हुए, मोटिवेटेड हुए, और उन लोगों ने, दूसरे राइटर्स ने लिखना शुरू किया। जॉन कीट्स, अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 24 he came to know about his disease. He was suffering from tuberculosis, and at the age of 25 he died because of that particular disease. So 25 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। अगर वो बहुत लंबे समय तक रहते तो हमारे पास और भी उनके कलेक्शंस होते पोइट्रीज़ के, एंड हमें पढ़ने का मौका मिलता कि वो कितने ग्रेट पोइट्स थे। और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी, बट क्विट कर दिया, कंप्लीट करके क्विट किया, मतलब सर्जन, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे। और ये जो है बेटा, ये जो पोइट्री है वो एक एग्जर्प्ट है, उनकी पोएम है बेटा एंडेमियन, और उसमें जो कैरेक्टर हैं, हीरो जो है ह्यूमन है, शेफर्ड है, उनका नाम एंडेमियन है, जिनको द मून गॉडेस से प्यार हो जाता है। जो गॉडेस है मून की, सिंथिया, उनसे प्यार हो जाता है, एंड वो पूरी पोइट्री, बहुत लंबी पोइट्री है, बिल्कुल एपिक की तरह है। उस पूरी पोइट्री में किस तरह से वो फाइट करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, अपने लव को किस तरीके से पाते हैं, वो पूरी स्टोरी है। सो एंडेमियन का जो फर्स्ट 24 लाइन्स है, फर्स्ट, क्योंकि एंडेमियन जो है उसका पहला लाइन जो है बेटा इसी से शुरू होता है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो 24 लाइन्स है आपकी पोएम के, उससे लिए गए हैं और आपके सिलेबस में डाला गया है इस चीज़ को। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। एंड एक और चीज़ की, जॉन कीट्स की पोइट्रीज़ में एक पर्टिकुलर थीम होता है, एंड वो होता है नेचर का, प्रोमिनेंट थीम होता है नेचर का। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स इज़ प्रेग्नेंट विद द साइंस दैट सिम्बलाइजेज या दैट रिप्रेजेंट्स कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। आप जब भी नेचर में जाते हो, नेचर की चीज़ों को देखते हो, आपने नेकेड आई से गॉड को कभी नहीं देखा है, बट आप जब नेचर में जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, गॉड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत सी दुनिया, हर चीज़ एक परफेक्शन के साथ, कोई सुप्रीम पावर ही चला सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. थिंग ऑफ ब्यूटी, पहले टाइटल को डिस्कस करते हैं बेटा। सभी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा एम या ड्रीम, कुछ भी ऐसा होता है किसी की लाइफ में जो उनकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव कर पाना, प्रॉब्लम्स की वजह से, होपलेसनेस की वजह से, डार्कनेस की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उनको कंटेंटमेंट प्रोवाइड करती है, जो उनको सुकून देती है, जो उनको खुशी देती है। कुछ भी हो सकता है, मे बी जैसे कि मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आपका ड्रीम हो सकता है, आपका एम हो सकता है, किसी की लाइफ में उनके हस्बैंड हो सकते हैं, किसी की लाइफ में उनकी वाइफ हो सकती है, किसी की लाइफ में उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, जो भी, या कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी जो आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, जब भी वो आपके पास हो, आपको सिर्फ और सिर्फ खुशी प्रोवाइड करे, एंड ऐसी खुशी जिसका कोई अंत ना हो, आपको ऐसा लगता है। लेकिन बेटा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है ना, या अगर ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम उन चीज़ को लूज़ कर ही देते हैं। अगर आपको मोबाइल आपके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, या अगर आपके पेरेंट आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, मॉर्टल है ना कभी एंड हो जाएंगे ना। बट जॉन कीट्स के लिए एक्चुअली में अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या था? नेचर। एंड नेचर हमेशा रहता है, बिकॉज नेचर इज़ इमॉर्टल।
अमर रहता है नेचर, वो कभी ख़त्म नहीं होता। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जॉन कीट्स के लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर है, एंड किस तरह से वो जो नेचर है वो एक हीलिंग पावर की तरह उनके लिए काम कर रहा है, एक कंटेंटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है, एंड उनको जीने के लिए मोटिवेट कर रहा है। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जो नेचर जो होता है उसका जो जॉय होता है, उसके रहने में खुशी जो होती है वो हमेशा होती है। एंड जितने टाइम आप उसके बीच में रहते हो ना, जितने टाइम तक आप बारिश में रहोगे, जितने टाइम तक आसमान को देखोगे, जितने टाइम तक आप सनसेट को देखोगे, सनराइज़ को देखोगे, उसकी लवलीनेस और इंक्रीज़ होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप यूज टू हो जाते हो नेचर में रहते रहते, नहीं, बल्कि आप जितना टाइम नेचर के साथ बिताओगे आपको उतना ही नेचर प्यारा लगेगा। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस। जैसे कि मैंने बताया कि नेचर जो होता है वो इमॉर्टल होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, इवन हमारे अपने, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्स, सब कुछ, बट नेचर जो रहता है वो हमेशा रहता है, तो वो कभी भी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होगा, बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा कि नेचर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और स्पेशली हेल्थ रिलेटेड है। जैसे कि एक तो नेचर हमें एक छाँव देता है। बावर मतलब बेटा यहाँ पर शेडिंग देना, किसी को शेड देना, किसी को छाँव देना। अगर हम नेचर के बीच में, अगर खुले आसमान में हम सोते हैं तो अच्छे अच्छे सपने हमें आते हैं। और हेल्थ, आप अगर किसी भी बीमारी से अगर आप गुजर रहे हो, किसी भी बीमारी से आप सफ़र कर रहे हो, सो हमेशा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप नेचर के बीच में रहो, आप टहला करो, आप सुबह उठा करो, ठंडी ठंडी सुबह की हवाएं लिया करो। सो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड ब्रीदिंग जो होती है, बिल्कुल ही पॉल्यूटेड एयर नहीं होता है, आप एकदम आराम से सांसें ले सकते हो। सो इस तरह से फ़ायदे होते हैं नेचर के। सो हर एंगल से नेचर का फ़ायदा, एक हॉलिस्टिक व्यू दिखाया है राइटर ने इसमें नेचर को लेकर। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. And this is the reason that क्योंकि everyone, भले कोई किसी को टाइम मिले ना मिले, each and everyone knows the importance of nature, the soothing balm जो प्रोवाइड करता है नेचर। इसीलिए जब भी सुबह होती है, हर दिन की बात हो रही है यहाँ पे, मॉर्रो मतलब कि एवरी डे, जब भी आप उठते हो, नेचर के बीच में रहते हो, एक अलग तरीके का कनेक्शन फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे विरिदिंग अ फ्लावरी बैंड मतलब कि आप टियारा को देख लो, या माला आप कह सकते हो। टियारा भी जो नहीं, क्राउन जैसे इस तरह से होता है, आप पहनाते हो, डालते हो अपने सर पे, या माला, या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा माला जो दो लोगों को बांध कर रखे, ठीक है। सो जो अर्थ है, हम अर्थ से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि वर्ल्ड इतनी ब्यूटीफुल है, नेचर जो है वो इतना ब्यूटीफुल है, ये कहीं ना कहीं नेचर जो है ना हमारे और अर्थ के बीच में कनेक्शन बना कर रखता है। अगर वर्ल्ड बहुत बुरा रहता, कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, आसमान नहीं होता, चांद नहीं होता, सूरज नहीं होता, नेचर का कोई चीज़ नहीं होता, क्या पॉसिबल था एग्जिस्ट करना इन सब के बिना? आज हम सरवाइव कर पाते हैं, या हम कभी भी कितना भी अपसेट होते हैं, हम छत पे चले जाते हैं, हम आसमान की तरफ देखते हैं, हम कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, हम विंडम फॉल देखते हैं, पानी को बहते हुए देखते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं तो, स्पेशली मैं बनारस से रही हूँ बहुत टाइम तक, सो जब भी मैं गंगा घाट पे बैठा करती थी मुझे बहुत सुकून मिलता था। वो बहते हुए पानी को देखना, सनसेट को देखना, सनराइज़ को देखना, नदी के पास बैठकर ऐसा लगता है कि हाँ, लाइफ बुरी है, क्रूल है, और होपलेसनेस है, पर देयर इज समथिंग जो आपको बांध कर रखता है, जो आपको कभी होप लूज करने नहीं देता है, एंड दैट इज नेचर। In spite of despondence, of the human dearth, of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes, in spite of all. अब यहाँ पे राइटर जो हैं उन तमाम बुराइयों की बात कर रहे हैं जो वो वर्ल्ड में पाते हैं। यहाँ पे कंट्रास्ट किससे दिखा रहे हैं? नेचर से दिखा रहे हैं। क्या क्या मिलता है हमें? सबसे पहले कि यहाँ पे स्पाइट मतलब इंस्पाइट, इन सब के बावजूद, ठीक है। सो यहाँ पे स्पाइट जो होता है बेटा एक आर्केइक वर्ड है। आर्केइक वर्ड मतलब कि ARCHAIC, आर्केइक वर्ड मतलब वो होता है बेटा कोई भी ऐसा वर्ड जो पहले यूज़ होता था कॉन्वर्सेशन में बट अब उसका यूज़ नहीं है। जैसे कि आजकल हम रिसेंटली अगर बात करें तो हम नो एंड युब का ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपैरेटिवली टू यस एंड नो। सो जैसे कि पहले के टाइम में दाऊ, दी, दाई, अब हम यू, योर यूज़ करते हैं। सो जो वर्ड्स अब एग्जिस्ट करना बंद कर दिए हैं हमारे वोकैबलरी में,
उसको हम आर्केक वर्ड्स कहते हैं। तो पहले हाँ स्पाइट बोला जाता था, अब इंस्पाइट बोला जाता है। सो पहले की पोएम है, इसीलिए आर्केक वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो इन सब के बावजूद, जैसे कि डिस्पॉन्डेंस मतलब बेटा होपलेसनेस, बहुत होपलेसनेस है। हम कुछ भी कोशिश करे करने की, कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं, होप नज़र नहीं आता है, परेशानी की वजह से हम, या बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से हम होप खो देते हैं अपना। ऑफ द इनह्यूमन दर्थ ऑफ द नोबल नेचर्स। इनह्यूमन दर्थ मतलब बेटा, जैसे कि दर्थ मतलब बेटा कि बहुत बुरी तरह से कमी। एंड इनह्यूमन मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ऑपोजिट ऑफ ह्यूमन, यहाँ पर ये कि एक्सट्रीम लेवल। इनह्यूमन मतलब कि बुरा ना, तो यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल का जो लैक है, जो कमी है, किसका? नोबल नेचर्स का, अच्छे लोगों का। एक तो होपलेसनेस, दूसरी ऊपर से कि अच्छाई की कमी, क्योंकि अच्छे लोग नहीं है तो अच्छाई मिलना बहुत मुश्किल है। ऑफ द ग्लूमी डेज, बहुत ही अपसेट सा डेज, हम पूरे दिन उदास रहते हैं लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से। एंड ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड ऑफ आर सर्चिंग। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो गलत रास्तों का अपना के, क्योंकि अगर हम करप्ट रास्ते पे जाते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, तो बहुत ही ईजिली हम सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सो जो भी हमने वेज बनाए हैं ना अनहेल्दी, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है हमारे, अनहेल्दी सिर्फ हेल्थ को लेकर नहीं, बल्कि मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से वो चीज़ गलत है हमारे लिए। एंड ओवर डार्कन वेज मतलब कि इतनी बुराई है उस वेज में, फिर भी हम उस रास्ते पे चलते हैं सो दैट कि हम इजीली सक्सेस को गेट कर पाएँ। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो हमने अपनी सर्चिंग के लिए वो वेज अपने आप तैयार कर लिया है, जैसे कि 2 वेज, हमेशा इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं बेटा, हमेशा, एक अच्छा और एक बुरा। एंड डिपेंड आप पे करता है कि आप किस पे चलना चाहते हो। अब आप, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, नाउ यू आर, मतलब ना यू गेन्ड इनफ मैच्योरिटी कि आपको अब बार बार ही सही गलत के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, या मे बी एज अ टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा पाथ चूज़ करते हो। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एंड ज़्यादातर लोग कौन सा पाथ चूज़ करते हैं? अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, जो हमारे सोच के लिए बनाई गई है, अच्छे या बुरे में, जो भी हम बुरा रास्ता चुनते हैं एंड अपने कामयाबी को हासिल करते हैं। इन सब के बावजूद भी, इतनी बुराई, इतनी अच्छाई की कमी, गलत रास्ता, इन सब के बावजूद भी जो नेचर है वो हमें खुशी देता है, वो कभी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होता। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ नेचर के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमेशा हमें खुशी देते हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। कुछ शेप्स हैं, ब्यूटी के शेप्स, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आगे वाली लाइन में। कुछ नेचर के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमेशा, जो बादल होते हैं ना, पाल मतलब कि एकदम हटाना, छाटना, ठीक है ना, बादल, तो जो घने बादल हैं उसको एकदम, उसको हटा देता है, छाट देता है, रोशनी लाने लगता है, ठीक है, अनकवर करने की कोशिश करता है। सो जितनी भी बुराई क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अच्छाई एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ नेचर। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे शेप ऑफ ब्यूटी हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया है राइटर ने। बेटा मोस्ट ऑफ द, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कि किस शेप ऑफ ब्यूटी की बात की गई है। सो देखते हैं कौन कौन से शेप ऑफ ब्यूटी की बात की गई है। सच द सन की बात की गई है, मून की बात की गई है, ट्रीज में ओल्ड एंड यंग एंड स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। अब यहाँ पर देखो, सन की बात की गई है, मून की बात की गई है, छोटे बड़े ट्रीज की बात की गई है। लेकिन एक चीज़ है कि जो, जैसे कि सन भी है, जब रोशनी पड़ता है, या चांद जो है उसकी ब्यूटीफुलनेस को सब देख पाते हैं, जो ट्री है जो छाँव देता है, वो एक सिंपल से शीप को भी, यहाँ पर सिंपल शीप मतलब बेटा कि एक सिंबल यूज़ हुआ है जिसका मतलब ये है कि सब एनिमल्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर किस एनिमल को माना जाता है? शिप को माना जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं जॉन कीट्स कि डजेंट मैटर वेदर यू आर रिच और पुअर, वेदर यू आर अप्रोचेबल और नॉट, अगर आप पावर में हो या नहीं हो, नेचर कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। अगर एक पेड़ है जिसकी बहुत घने घने ब्रांचेज हैं, वहाँ पर एक अमीर इंसान भी रेस्ट कर सकता है
और एक गरीब इंसान भी रेस्ट कर सकता है। सो नेचर हमेशा इक्वली ट्रीटमेंट देती है सबको, ठीक है। एंड एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं बेटा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी में एक और चीज़ है, एंड वो ये चीज़ है कि यहाँ पे बिब्लिकल नोशन का यूज़ किया गया है, जैसे कि क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट, जिन्हें माना जाता है, एक सिंबल माना जाता है, जो शेफर्ड थे, ठीक है, वो बकरियां चराया करते थे, भेड़ियां चराया करते थे। एंड क्राइस्ट जो थे वो लोगों को सही रास्ते पे लेकर गए, ठीक है, गलत रास्ते से हटा कर सही रास्ते पे ले। तो यहाँ पर एक बिब्लिकल नोशन का भी यूज़ हुआ है, एक शीप का यूज़ हुआ है, जो ये दर्शाता है कि जो नेचर होता है वो हमेशा आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लेकर आता है, बिल्कुल बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। एंड सच आर डैफोडिल्स, और भी है भाई शेप ऑफ ब्यूटी, जैसे कि डैफोडिल्स है जो कि ग्रीन, आपने डैफोडिल्स देखा होगा, पूरे गार्डन को देखा होगा। सो आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके से पूरे गार्डन में डैफोडिल्स भरे हुए हैं एंड ग्रीनरी उसकी लीव्स हैं, एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और एक और शेप ऑफ ब्यूटी का यूज़ किया गया है बेटा, कभी कभी जंगलों में जब बारिश होती है, सो एक बहुत पतली सी धारा बन जाती है, रिल्स को क्या कहेंगे, एक छोटी सी नदी, ऐसा नहीं कि प्रॉपरली नदी फॉर्म कर जाती है, बट एक छोटा सा नाला या नदी आप जो भी कह लो। और वो जो नदी होती है वो खुद अपने अपने अराउंड एक बाउंड्री फॉर्म कर लेती है, कवर्ट कर लेती है, एक बाउंड्री फॉर्म कर लेती है, जो खुद को कूल करने की कोशिश करती है, ठीक है, खुद ही अपने आप को लोगों से, जो हॉट सीज़न है, जो कि बहुत गर्मी वाला दिन है, जिसकी वजह से जो गर्मी पड़ेगी तो सूख ना जाए वो नदी, वो क्या करती है, खुद पे खुद एक बैरियर फॉर्म कर लेती है अपने दोनों तरफ। सो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि नेचर आपको डिपेंडेंसी भी सिखाती है, ठीक है। आप अगर दूसरों को प्रोवाइड करते हो, अच्छा कर रहे हो लोगों के लिए, नेचर क्या करती है, खुद जलती है एंड लोगों को भी नेचर क्या करती है, सन क्या है, खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। लेकिन साथ साथ ये भी नेचर सिखाता है कि डोंट ट्राई टू डिपेंड ऑन समवन, जस्ट बी इंडिपेंडेंट इनफ कि आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। सिमिलरली यहाँ पे जो रिल्स है, जो अपना बैरियर खुद फॉर्म कर रहे हैं सो दैट कि वो हॉट सीजन से बच सके, सिमिलरली यहाँ पर हम ये चीज़ सीख रहे हैं। सो नेचर का हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है, और जॉन कीट्स को भी ये मैसेज मिला है। और एक और शेप ऑफ ब्यूटी है, एंड वो क्या है, फॉरेस्ट। नॉर्मली मैं फॉरेस्ट कभी नहीं देखी हूँ मैं, लेकिन मूवीज़ में क्या होता है कि जो बहुत घना फॉरेस्ट होता है उसके बीच में एक स्पेशियस सी जगह होती है जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट ब्रेक। एंड वहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो ब्रेक है, जहाँ पर थोड़ा सा स्पेशियस जगह है जंगलों के बिल्कुल ही बीच, अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखा है सो आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि जंगलों के बीच में एक स्पेशियस सी जगह होती है, एंड वहाँ पे मस्क रोज ब्लूम्स, एक काइंड ऑफ फ्लावर होता है जो एकदम एकदम गुच्छे में एकदम हरा भरा आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली वो नेचर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ब्यूटी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर हमेशा हमें हील करता है, हमेशा हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। एंड लाइफ इन डजंट मैटर वेदर यू हैव सो मच प्रॉब्लम, सो मच होपलेसनेस, सो मच क्रुएलिटी, इट्स ओनली नेचर जो आपको कंटेंटमेंट प्रोवाइड करता है, इट्स ओनली नेचर जो आपको एंडिंग तक नेवर एंडिंग हैप्पीनेस उसकी होती है, आपको हमेशा ही, आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना रहो, अगर आप नेचर के अंदर जाते हो, फील करते हो। वो बात अलग है कि आजकल के बच्चे नॉर्मली नेचर को अप्रिशिएट नहीं करते, अगर सनसेट भी देखते हैं तो पिक्चर क्लिक करके एडिट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा कि हम अगर खुश हैं तो 10 लोगों को टैग करके ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई हम खुश हैं। नेचर को एंजॉय करिए, चाहे वो 10 हो या 15 मिनट के लिए हो, बिना मोबाइल यूज़ किए, बिना फ़ोटो क्लिक किए हुए, बस आप खड़े हो जाओ एंड सनसेट का टाइम देखो, एंड जब सूरज डूबता हो, एंड जो ट्वेलेट का टाइम होता है जिसमें जो स्काई होते हैं वो रेडिश या ऑरेंजिश या पिंकिश टाइप के होते हैं, कलर जो आसमान का हो जाता है, वो इतना ब्यूटीफुल और इतना ज़्यादा सुकून भरा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो आपको फेसबुक पे 500 फ्रेंड्स बनने के बाद भी नहीं खुशी मिली होगी जितना आपको नेचर में मिल जाती है। बेसिकली आप लोग सब लोग इंस्टा एंड ट्विटर वाले हो ना, सो मैं आपको एग्जांपल ऐसा देती हूँ। ओके, एंड सच टू, अभी ख़त्म नहीं हुआ, शेप ऑफ ब्यूटी और भी है। अब कौन सी शेप ऑफ ब्यूटी है, सच टू इन द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, एंड
नेचर में ये भी आता है, ग्रैंडोर मतलब बेटा कि ग्लोरियस, एंड डूम्स मतलब होता है डेथ। सो जो माइटी डेड, जो भी महान महान लोग जो किसी बहुत बड़े कॉज के लिए लड़ाई करते रहते हैं, जब उनका ग्लोरियस वे में डेथ होता है, सो वो भी कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी हमें बहुत इंस्पायर करती है, एंड बिल्कुल नेवर एंडिंग होती है। आप जब तक रहोगे, जब तक हमारी आने वाली जनरेशन, उसकी आने वाली जनरेशन, हम अप्रिशिएट करेंगे ना कि सुखदेव जी या भगत सिंह जी कितनी मुश्किल से लड़ाई किया था, कितने मुश्किल से। ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो बिना सोचे कि हमें पता नहीं ऐसा इंडिया देखने को मिले ना मिले जहाँ पे हम फ्रीली रह सकें, लेकिन उन लोगों ने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचा था। सो जो माइटी डेड, जो भी महान इंसान एक ग्लोरियस वे में काम करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं और उसमें उनकी जान चली जाती है, सो वो भी एक नेचर का पार्ट है। एंड उसकी स्टोरी सुन के हम हमेशा इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और हम कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट फील करते हैं कि अगर हम अच्छा काम करते हैं, अगर हम सही रास्ते पे जाते हैं, सो कहीं ना कहीं एक अलग सा सुकून मिलता है। शायद मे बी ज़िंदगी बहुत टाइम की ना हो, बट जो सुकून, जो कंटेंटमेंट होता है, दैट्स व्हाट काउंट्स। ओके, और क्या है भाई? ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी उनसे रिलेटेड, जितने भी माइटी डेड, जितने भी महान महान लोगों की हमने कहानियाँ सुनी है, एंड आज भी अगर हमारे पेरेंट्स भी इंस्पायर हुआ करते थे, उनके पेरेंट्स भी इंस्पायर हुआ करते थे, और आज हम भी इंस्पायर होते हैं। जैसे कि हमने कहानी सुनी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, किस तरीके से लोगों ने फाइट किया था, कितनी एक्सप्लॉयटेशन हुई थी, हमने मार्टिन लूथर का सुना है, या और भी अभी ऑल ऑफ सडन मुझे वो सारे एग्जाम्पल्स नहीं आ रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स जो जनरेशन टू जनरेशन कहानी के तरह चलते हैं, एक्चुअल में हुआ रहता है, लेकिन कहानी बाई कहानी चलते रहते हैं, वो भी हमें खुशी देते हैं, जैसे कि चांद, सूरज और सितारे देते हैं। ठीक है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring onto us from the heavens brink। एंड ये सारी चीज़ें, जितनी भी नेचर की चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, सन, मून, ट्रीज, रिल्स, फॉरेस्ट ब्रेक एंड ग्रैंडोर डेथ, ये सारे पता है किस तरीके से होते हैं? जैसे कि भगवान के ज़रिए खुद आ रहे हैं वो सारी चीज़ें, एक एज अ इमॉर्टल डेथ, एज एन इमॉर्टल ड्रिंक की तरह, जिसको पीने के बाद आप एकदम अमरता वाली फीलिंग आए, या इतनी खुशी हो, वो खुशी कभी एंड ना हो पाए। सो ये सारी चीज़ें जो नेचर की सारी चीज़ें होती हैं, वो डायरेक्टली गॉड के तरफ से आती हैं। एंड कहाँ से आती हैं? हेवन ब्रिंग्स मतलब बेटा, आपने अगर विंडम फॉल देखा होगा, अगर आपने झरना देखा होगा, सो जहाँ से पानी टर्न होके गिरता है नीचे की तरफ, वो जो जहाँ से गिरता है, जहाँ से टर्न होता है, उस एरिया को, उस एज को हम ब्रिंक कहते हैं। सो जहाँ से हेवन है, जहाँ पे हेवन है, वहाँ से जहाँ से टर्न होके नीचे की तरफ आता होगा, उस डायरेक्टली हम गॉड से, उस डायरेक्टली हेवन के ब्रिंग से हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि इतना कंटेंटमेंट, इतनी हीलिंग और इतनी सूदिंग, एक सूदिंग बाम की तरह जो नेचर है, वो क्या है, ये सारी चीज़ें क्यों प्रोवाइड कर पा रहा है? क्योंकि वो गॉड का पार्ट है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चंस बहुत इजी हैं बेटा, जो कि हम क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट उससे पहले हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं। सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस बेटा इमेजरी का यूज़ हुआ है, बहुत सारी इमेज का यूज़ हुआ है यार। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डेफोडिल्स, जैसे कि आप लोगों ने शेप ऑफ ब्यूटी में देखा ना कि डेफोडिल्स गार्डन का आप देख रहे हो ना, पिक्चर आपके दिमाग में बन रहा है ना, जैसे कि बार क्वाइट ऑफ फॉर अस, सॉरी, ट्री एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, तुरंत इमेज क्रिएट हुई ना, एक पेड़ की जो आपको छाव दे रहा है। सो जब भी कोई भी इमेज क्रिएट हो आपके दिमाग में, बिना प्रेशर डाले, बिना एक सेकंड लगे हुए, तुरंत अगर दिमाग में इमेज बन रही है, दैट मीन्स कि पोइट ने यहाँ इमेजरी का यूज़ किया है। और कहाँ पर है यार? एलिट्रेशन हो सकता है, और तो फ्लावरी बैंड, यहाँ पे मेटाफर का यूज़ हुआ है बेटा, ठीक है, कंपैरिजन किया गया है। एंड स्प्राउटिंग अ शेडी, यहाँ पर यहाँ पे यूज़ हुआ है। सच द सन, यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। स्पिरिट सच द सन, एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। और बेटा फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है, इसका कोई राइम स्कीम नहीं है,
कोई भी ऐसी, और इंजैबमेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इंजैबमेंट क्या होता है। फर्स्ट लाइन आपने देखा, फर्स्ट लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क है नहीं है ना, सेकेंड लाइन कंटिन्यू कर रहा है तो वहाँ पे हुआ इंजैबमेंट। मोर देन वन लाइन अगर जो लाइन हो वो कंटिन्यू रहे दूसरे लाइन में भी तीसरे लाइन में भी, सो वहाँ पे हम इंजैबमेंट का यूज़ करते हैं। और कौन सा, अभी तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि और कौन से पोएट्री डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे, अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। बट जैसे कि मैंने बोला कि अपलोड करूँगी मैं आप लोगों के लिए पोएट्री डिवाइसेस का, सो जब मैं पढ़ा लूँगी तो दोबारा आप जाके रीचेक ज़रूर करना सारे पोएम्स में वो सारे पोएट्री डिवाइसेस अप्लाई करना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस मिल रहा है। एंड सॉरी पार्डन मी बेटा, बट अभी मुझे देखने में, हाँ कूलिंग एंड कवर्ड, थर्ड लाइन बेटा आप लोगों की क तो यहाँ पर क्या हुआ, एलिट्रेशन हुआ। कॉन्सोनेंट साउंड्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट में बार बार अगर रिपीट हो मोर देन वन टाइम, सो क्या होगा वहाँ पे, एलिट्रेशन होगा। और मेटाफर का यूज़ हुआ है, फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यहाँ पर जिस तरीके से सारे चीज़ों को हमने क्या कहा है, एक इमॉर्टल ड्रिंक बताया है, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया है। और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आयरनी है नहीं, हाइपरबोल है नहीं, एलिट्रेशन है, और कुछ नहीं है। पर्सोनिफिकेशन का कहीं यूज़ हुआ है क्या, कोई ऐसा जो, हाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा नेचर जो है उसको हमने पर्सोनिफाई किया है। नेचर फील कर रहा है, नेचर आपको सुकून प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को पर्सोनिफिकेशन की मीनिंग बताई है कि पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हाट, जब आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग या नेचर को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर होता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन पूरे नेचर में यूज़ हुआ है। और तो बेटा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर मुझे कुछ बात नहीं याद आएगा तो डेफिनेटली आई टेल यू, ठीक है। दोबारा पढ़ा दूँगी मैं आप लोगों को, दोबारा वीडियो अपलोड कर दूँगी, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर्स ये पोइट्री क्लियर होगी। एंड किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी बच्चा, प्लीज़ 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 कॉमेंट मी इन माई कॉमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई रिप्लाई यू, ओके। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जैसे कि मैं हर बारी करती हूँ कि हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर पोइट्री से, हर स्टोरी से, तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज लेसन्स इन योर लाइफ। सो इससे क्या सीखने को मिल रहा है, ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ विद नेचर। आई नो कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन एवरी वंस लाइफ, चाहे वो थोड़ा सा हो, मतलब क्वांटिटी अगर कम हो या ज़्यादा हो दूसरों के कंपैरिजन में, लेकिन प्रॉब्लम्स होती है। सो ट्राई टू कनेक्ट विद नेचर। मॉर्टलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर मॉर्टल्स बेटा, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम you have to lose, whether your parents, a thing or dream or aim, but nature is the only thing जो आपके साथ हमेशा रहेगा आपके डेथ तक। सो प्लीज़ आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।